तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं सवाल आपका। आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की मार मचा रही है हाहाकार। जी हां, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उसके बाद एलपीजी के दाम बढ़ गए, अब सीएनजी पीएनजी के भी दाम बढ़ गए हैं। ₹2.5 सीएनजी महंगी हो गई है। सीएनजी पर चलने वाले वाहनों को भी अब उनके मालिकों को भी अब दिक्कत होने लगी है। दिल्ली जैसे शहर में या और दूसरे शहरों में भी जो सीएनजी से ऑटो जो लोग चलाते हैं, उन्होंने भी किराए में वृद्धि करने की बात की है। तो आम इंसान जो ऑटो से सवारी सफ़र कर लेता है, एक जगह से दूसरी जगह 10 रुपये देकर चला जाता है, वो भी अब कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में 15 रुपये या 20 रुपये देने के लिए तैयार रहे। इसके अलावा राष्ट्र हित में आज आपने कितने रुपए का पेट्रोल भरवाया है, उसको भी आप ध्यान में रख करके चलें कि आने वाले दिन, आने वाले जो रोज़ का सूरज जब निकलेगा तो उसके बाद आपको कितने का पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। क्या आप एक कदम आगे बढ़ेंगे या थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके अलावा जिस तरीके से एलपीजी के दाम बढ़े हैं, उसने भी रसोई का बजट गड़बड़ा दिया है। कुल मिलाकर अगर कहें और देखें तो आप अपने हिसाब से ही आकलन करके देखें कि आपके घर का बजट जो है वो किस तरीके से गड़बड़ाया है, उसमें कितनी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही आप केवल ये ना देखें कि आपका खर्चा बढ़ रहा है, आप ये भी देखें कि आपकी इनकम कितनी बढ़ रही है या स्टेबल है या कम हो रही है, उसे भी आप देखें। और दोनों का जो अंतर है उसे आप जाकर के देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। इसमें कमी कैसे लाई जाए, सरकार इसके लिए विचार कर रही है, लेकिन उसके जो प्रयास हो रहे हैं वो कितने कारगर हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं जो आज खबरफास्ट उठा रहा है, और आपसे भी ये गुजारिश है कि आप भी इस कार्यक्रम के जरिए सीधे जुड़ें और अपने सवाल आप उठाएं, अपने सवाल आप रखें और जानने की कोशिश करेंगे उनके जवाबों को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं खबरफास्ट के वो सवाल जो आज खबरफास्ट इस मंच के जरिए उठा रहा है। पहला सवाल ये कि आखिर ये महंगाई जाएगी कहां तक, कहां जाकर के इस पर रोक लगेगी या कहां तक जाकर के रुकावट इसमें आएगी। और ईंधन जब बढ़ रहा है तो उसके साथ रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो चीजें हैं वो भी निश्चित तौर पर बढ़ जाती हैं, क्योंकि डीजल का इस्तेमाल है, ट्रक में होता है। ट्रक लोडिंग करके एक सामान को, जो आपकी जरूरत का सामान एक जगह से दूसरी जगह लाता है, और उसमें एक जो उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो इस बेकाबू होती हुई महंगाई को लेकर सरकार योजनाएं बना रही है, या जो भी प्लान है सरकार के पास, वो ग्राउंड पर कब तक आएगा, या वो प्लान आखिर है क्या, बना भी है कि नहीं बना है, और बना है तो उसका असर क्या हो रहा है, ये भी एक जानने वाला विषय है। और इसके साथ ही इन तमाम परिस्थितियों के बीच आपके घर का बजट किस कदर गड़बड़ा गया है, ये भी आज आप हमें बताएं इस मंच के जरिए, ताकि इस पर चर्चा करते हुए हमें कहीं ना कहीं ये जरूर जानने को मिले कि इसके पीछे की वजह और इससे कब तक छुटकारा मिलेगा, ये मुख्य तौर पर। तो आप हमें कॉल करें, हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन करें, अपनी बात, अपना सवाल, अपनी राय रख सकते हैं। ये मंच आपका है, ये सवाल आपका है। तो हम बात आज करेंगे इसी मसले को लेकर, और किस तरीके से सरकार जो है वो काम कर रही है, इसकी भी आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश रहेगी हमारी कि आखिर इस पर लगाम कब तक लग सकती है। हमारे साथ मेहमान जो हैं वो जुड़ने लगे हैं, और हमारे साथ एक शास्त्री हमारे साथ जुड़े हैं, और मेरी टीम से गुजारिश की उनका नाम भी मुझे बताएं ताकि हम उनसे बात आगे बढ़ा सकें। आर्य साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आर्य साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया आपने समय निकाला। ये चर्चा, हालांकि ये रोज़ाना का एक विषय हो गया है कि रोज़ाना इस पर हर कहीं ना कहीं गली नुक्कड़ सभाओं में तमाम जगहों पर चर्चा हो रही है महंगाई के बारे में, हर कोई बात कर रहा है। लेकिन इसके पीछे हम थोड़ा सा बेसिक और टेक्निकल चीज़ को, इसके एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करना चाहते हैं। ये कहाँ से शुरू होती है, कहाँ तक जाकर रुकती है, या फिर एक लगातार चलने वाला एक प्रोसेस है। कीमतें लगातार बढ़ती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, बढ़ती ही चली जा रही हैं। आमद जो है वो उस हिसाब से, उस गति से वो बढ़ नहीं रही है। गैप जो है कमाई का और खर्च का, वो बढ़ता चला जा रहा है, और ये गैप जो है वो ज़्यादा मार जो है उसकी पड़ती है एक आम आदमी पर। इसको थोड़ा सा आप समझाएं अपनी भाषा में सरल करके, ताकि आम लोग समझ सकें इस पूरे कॉन्सेप्ट को, आखिर ये है क्या। ऐसा है कि ये जो घरेलू दाम होते हैं कंजम्पशन के, उसमें आप
आपके खाने पीने की चीजें और जो आपके घर के अंदर सामान होता है, रबड़ लगा लीजिए, लकड़ी लगा लीजिए, सीमेंट लगा लीजिए, स्टील लगा लीजिए, और कुछ और भी आइटम जो भी घर के ही है, किसी हाँ भी घर के अंदर हाँ वो जो आइटम है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उनको भी लेते हैं, क्योंकि वो जो है लोग उसको बनाते हैं, उसके ऊपर वेजेस लगती है। इसके अलावा जो एजुकेशन की फीस जाती है और जो हेल्थ के एक्सपेंडिचर आते हैं और जो रेंटल रेंटल किसी का जाता है, ये सब चीजें मिलाकर एक इंडेक्स बनता है जिसे बोलते हैं रिटेल प्राइस इंडेक्स या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को एक बेस ईयर से लिया जाता है जिसे 100 बोलते हैं, और वहां से जैसे ही उठता है, ठीक है, तो उसके जो आइटम्स होते हैं उसके अंदर बारीक बारीक आइटम होते हैं। जैसे फूड का जो परसेंटेज है उसके अंदर 48% है, और इस तरह से जो चीजें बनी हुई होती हैं उसका लगभग 24% है। हाँ इस तरह से 15% जो है एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन और आप कह सकते हैं सर्विस सेक्टर के हाँ रेंटल इनकम, हाँ रेंटल जो पे करते हैं, हाँ ऐसे करके ये 100 बनता है। ज्यादातर फूड के अंदर जब दालों के रेट बढ़ते हैं तब इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि गेहूं के दाम सालों साल 1 आध 2 रुपए से बढ़ते हैं। परंतु जब कभी भी अंडे, मीट और एग के दाम बढ़ते हैं तब भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ता है, दालों की वजह से। और जो प्रोटीन के प्रोडक्ट्स हैं, अंडा, मीट और मिल्क, इनके जब दाम बढ़ते हैं तो तब भी ये बढ़ता है। इसके अलावा जो ऑयल का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है वो परसेंटेज भी अलग है, और क्योंकि ऑयल जो है हर चीज में यूज होता है, ट्रकों में यूज होता है, इंडस्ट्रीज में यूज होता है, उसका भी इंपैक्ट आता है। 10 रुपए के पीछे 0.3% का फर्क पड़ता है। ठीक है। ये अब आपने एक क्या है, इसकी शुरुआत आपने मोटे तौर पर बताई है। इसको हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब ये जाति कहाँ तक है। ये तो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं विजय खैरा साहब, वो भी जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका भी स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है हमारे साथ, नरेश रोहतक से। नरेश, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं। ये जी सिलेंडर का क्या भाव है जी? सिलेंडर का आपने अभी कितने का लिया सिलेंडर? आपने घर पे सिलेंडर गैस भरवाई हो, सिलेंडर रिफिल करवाया हो, तो आपके वहाँ क्या दाम? 970 का आया था जी। 970 का? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, तो ये बढ़कर के आ गया है। शुक्रिया नरेश, आप जुड़े और आपने सवाल पूछा था, उसका जवाब आपने खुद ही दे दिया है। हालांकि मैं समझ गया कि आप जो जानना चाह रहे हैं वो ये कि कि किस तरीके से और किस कदर ये बढ़ते चले जा रहे हैं ये दाम। ये बहुत चिंता का विषय है। विजय खैरा साहब, ये ऐसा तो है नहीं कि आप किसी दूसरी दुनिया में रहते हैं, आप भी इसी में रहते हैं, हम भी इसी में रहते हैं। आप इसको बेहतर समझ रहे होंगे कि महंगाई किस कदर जो है वो इफेक्ट डाल रही है ना। तो मैं आपसे थोड़ा सा समझना चाह रहा था सर कि हम इसका जो दूसरा एस्पेक्ट है कि सरकार चिंतित है, सरकार सोच रही कि कैसे इसको कंट्रोल किया जा सके, या कैसे इतना प्रयास हो कि आम आदमी की जेब पर उसका असर बहुत ज्यादा ना पड़े। कैसे और क्या प्रयास जो है वो अमल में लाए जा रहे हैं? महंगाई का सबसे ज्यादा असर पड़ा है सबसे गरीब आदमी पर, उसके बाद लोअर मिडिल क्लास पर। अगर आप कहें कि जो बिल्कुल अपर क्लास है उसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, विशेष फर्क पड़ते भी नहीं, ये कहना चाहिए। लेकिन हाँ, क्योंकि गरीब पे पड़ता है तो इस समय हर प्रयास ये किया जा रहा है कि जो महंगाई बढ़ रही है गरीब आदमी का ख्याल रखा जाए और उसको बेसिक सुविधाएं मुहैया कर दी जाएं। तो हर गरीब आदमी के लिए इस समय कोशिश किया जा रही है कि उसको राशन की उपलब्धता हो, उसको आवास की उपलब्धता हो। इसके अलावा जो और भी गरीब है उनको पेंशन वगैरह जा रही है, बढ़ा के भी जा रही है। पहली बात तो ये है। अच्छा, दूसरी बात, अब आप ये कहेंगे महंगाई रोकी क्यों नहीं जा रही है, वो भी सवाल है। इस समय इस महंगाई से पूरी दुनिया जूझ रही है, हर देश जूझ रहा है इस समय, और हम लोग ग्लोबल वर्ल्ड में रहते हैं। अभी तो इकोनॉमिस्ट आपके पास बैठे हैं, ज्यादा तो टेक्निकल बातें वही बता सकेंगे, लेकिन जितना हम लोग समझ रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में आज क्राइसिस
आ गया है, और 200-300 रुपया किलो टमाटर बिक रहा है। सीलोन में आ गई है क्राइसिस, तो सीलोन में 7,000 रुपये में गैस सिलेंडर मिल रहा है, 7,000 रुपीज, और पेट्रोल वगैरह डीजल तो उपलब्ध ही नहीं हो पा रहा आम आदमी के लिए। अब हम लोग भी इसी दुनिया में जी रहे हैं, और तेल के ऊपर आज 70 साल के बाद सबसे ज्यादा चिंताजनक विषय ये है कि हम आज भी विदेशों पर ही निर्भर करते हैं, मैक्सिमम उन्हीं पर निर्भर करते हो। हमारा ऑयल वगैरह पेट्रोल डीजल बाहर से ही आता है। मुख्य रूप से महंगाई में दो ही चीजें मायने रखती हैं। एक रखता है पेट्रोल डीजल कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसी से ही सब कुछ चलता है। सब्जी जाना तो उससे जाना है, बीज जाना तो उससे जाना है, आदमी को सफर करना तो उससे जाना है, हाँ। ड्यूटी पे जाना, तो उस पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। उस पर हम विदेशों पर निर्भर करते हैं। सबसे जो तो सर मुख्य कारण जो है महंगाई का। विजय जी, अच्छा, हम जी। क्या हम मजबूर हैं? और दूसरे, हाँ, इसमें हम मजबूर हैं, क्योंकि हमने बताया ना, हमारे यहाँ स्रोत नहीं है पैदा करने का वो ठीक है, ऑयल। वो बात अब ठीक, अभी मैं आपकी गडकरी बात जी ने समझ ऐसे गया। ऐसे, मैं अब जैसे आपकी उपाय बात की समझ बात गया करें सर। तो गडकरी जी ने ऐसे ऐसे हाँ। उपाय निकाले हैं हाँ। कि उन्होंने अभी कहाँ से पेट्रोल सफलता पाई है उसमें, यहाँ की उससे हवाई जहाज भी उड़ा के ले गए वो देहरादून में, और भी दूसरे ऑल्टरनेटिव है, नहीं, वो बिजली है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी। अल्टरनेटिव ठीक है, लेकिन वो एक नितिन गडकरी साहब कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट जो है वो ठीक है, अल्टरनेट फ्यूल पर हम जा सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, हम बिजली पर शिफ्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन की कार से वो संसद भवन तक आए हाइड्रोजन फ्यूल से, वो भी एक ठीक है, वो तरीके हैं। लेकिन जब हम ओवरऑल देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट किस पॉलिसी पे काम कर रही है, वहां ये लगता है कि अभी उसमें गति बहुत धीमी है, या कहें कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम उस स्तर पर अभी बना नहीं पाए हैं कि हम वैसी अभी बात करें। ठीक है, अल्टरनेट एक एग्जांपल लेकर के आ जाना ये अच्छी बात है, बट मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि हम मजबूर हैं, और क्या हम ये मान लें कि अब जो हो रहा है होता रहेगा, भगवान के ऊपर छोड़ दें, जो चल रहा है चलता रहेगा? अभी हम बताए ना, अभी ही सुधार हुआ है, पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर ध्यान नहीं दिया गया, पीछे रोड्स वगैरह मार्ग पर ध्यान नहीं दिया गया, तो पेट्रोल डीजल की खपत पहले बहुत ज्यादा थी, इस ओर भी ध्यान नहीं दिया गया कि दूसरा स्रोत को ही निकाला जाए। हालांकि ये ऐसा लगेगा कि जैसे हम पुरानी सरकारों के खिलाफ बोल रहे हैं, पर मेरा ये बिल्कुल उद्देश्य नहीं है। पर जो 65 साल में हुआ है आपके सामने है, हम लोग बिल्कुल नहीं, भी वो आत्मनिर्भर होने का चलिए, ना प्रयास किया वो गया बात ना ठीक हो है, पाए। वो बात ठीक है, मैं उस पर जा भी नहीं रहा हूं सर, और आप भी जाना नहीं चाहेंगे मुझे लगता है। हम अगर आज जी। की बात करें, मैं आज की बात कर रहा हूं और आने वाले कल की बात कर रहा हूं। आज हम 1000 रुपए के करीब एक गैस सिलेंडर ले रहे हैं, और पेट्रोल 100 से ऊपर है लगभग सभी जगहों पर, है ना। और इसी तरीके से अब इसकी सीएनजी के दाम भी बढ़ गए, 2.5 रुपए से वो भी बढ़ गई है। अब हो क्या रहा है, 25,000 रुपए सैलरी पाने वाला एक व्यक्ति है जो ऑटो से अपने घर से ऑटो लेकर जाता है, बस स्टैंड से बस पकड़ता है और अपने कार्यक्षेत्र पर वो चला जाता है। उसी ऑटो चलाने वाला भी जो 10 रुपए में उसे छोड़ देता था, वो अब कह रहा है कि साहब 15 रुपए लगेंगे क्योंकि सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं ना सर। अब वो इस तरीके से हर स्टेप पर पैसे बढ़ा करके दे रहा है। घर में जब खाना खा रहा है तो गैस सिलेंडर के भी पैसे अब बढ़ के उसके जा रहे हैं, या अपने बाइक से जा रहा है तो भी पेट्रोल अब महंगा ले रहा है। अब उसका खर्चा जहां 1000 रुपए या 1500 रुपए या 2000 रुपए होता था, वो 2500 या 2800 पर चला गया है, लेकिन आमदनी उसकी 25,000 की 25,000 पर है। तो वो जो 800 रुपए का भी मार्जिन आया है सर, इसको कौन वहन करे? आम आदमी तो सोचता है कि क्या ये मार्जिन बढ़ता चला जाएगा, या फिर आप एक बार ही कह देंगे जी 200 रुपए का पेट्रोल देंगे हम तो 200 तक धीरे धीरे लेकर जाएंगे, तो वो कम से कम अपना माइंड मेकअप कर लेंगे जी 200 तक जाना ही जाना है, अब इस पर रोने से भी फायदा क्या है? उसके लिए भी देखो, हर एक कैटेगरी के लिए कोई ना कोई तरीका निकाला जा रहा है कि उस तक सहायता पहुंचे। अब जैसे मिनिमम मजदूरी भी बढ़ा दी गई, डेली बेसिस वाली। अब फसलें जितनी 27 फसलों पर सब पर मिनिमम रेट भी बढ़ा दिया गया है। मजदूरी कितनी कर दी उसी गई है? तरीके से सरकारी एम्प्लॉइज के लिए महंगाई भत्ते भी बढ़ा दिए गए हैं। कम से कम ऐसा नहीं मजदूरी है। जो वो कितनी हुई है सर, कितनी कर दी गई है? अब जी, वो मजदूरी कितनी कर दी गई है? आप कह रहे हैं जो मजदूरी बढ़ा दी गई है वो कितनी कर दी गई है? मिनिमम वेज कितना? मैं मिनिमम एग्जैक्टली तो वेजेस नहीं बता पाऊंगा मैं आपको, लेकिन जैसे हमेशा बढ़ती जाती है महंगाई के हिसाब से मिनिमम वेजेस हम बढ़ा देते हैं। सरकार में जो डेली बेसिस और कॉन्ट्रैक्ट पे जो लोग काम कर रहे हैं, वो मुझे लगता है सर शायद उसमें आपको थोड़ा सा और स्टडी करना चाहिए, क्योंकि वो उस स्पीड से नहीं बढ़ रहे हैं जिस स्पीड से जो है महंगाई बढ़ रही है। मैं आर्य साहब आप जो अभी सुन रहे थे, ठीक है, वो बात विजय खैरा साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है, सरकार के पक्ष को रख रहे हैं और निश्चित तौर पर उन्हें बचाव करना ही होगा, वो कर भी रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभा रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज आर्य साहब आपसे समझना चाहता हूं, हमने शुरुआत में बात करी कि महंगाई की शुरुआत कहां से हो रही है, ये आखिर जाएगी कहां तक?
ये कहाँ तक जाना होता है? क्या ये एक पूरा का पूरा एक इसमें एक इक्वेशन, एक कैलकुलेशन लगती है कि महंगाई इस तरीके से बढ़ी है और यहाँ तक वो जाएगी और यहाँ जाने के बाद फिर इसमें एक गिरावट आएगी? क्या इसका कोई ऐसा ग्राफ रहता है जो अक्सर पिछले हिस्ट्री को हम देखें, उसको देख करके कोई अंदाज लगाया जा सके? आपके क्वेश्चन का जवाब इन्होंने दिया है कि जो यूपीए के टाइम पे इन्होंने ही दिया है, इन्हीं को ही देना होगा। मेरे से ये शायद ना चिढ़े तो अच्छा रहेगा। इन्हीं का ही जवाब सवाल है, इन्हीं का ही जवाब। इन्होंने कहा है मैं इम्पार्शियल हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना ठीक है नहीं है। मानिए मैं जवाब इसलिए दूंगा ना, आप बिल्कुल आप करिए आप ये खाली गाली गलौच ना करें, अक्सर कर देते हैं। नहीं, तो ठीक है, वो आराम यूपीए से के बात दौरान करें। में इन्होंने कहा रोड्स अच्छी नहीं थी, इसलिए हमें एक्साइज ड्यूटी लेकर इन्फ्लेशन बढ़ा रहे हैं। एक्साइज ड्यूटी लेंगे तो जो पंप प्राइसेस है, जो पेट्रोल टूटी से निकल के आता है नोजल से, उसके रेट बढ़ेंगे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी 31 रुपए के आसपास है पर लीटर के ऊपर। अच्छा, अब जो सड़कें हाईवे है उनके ऊपर टोल टैक्स अगर आप देखेंगे तो पूरी सड़क अगर बहुत कंफर्टेबल है अमृतसर तक आपको एक साइड पर 600 रुपए का टोल टैक्स पड़ता है। ठीक है। और इसी तरह से तमिलनाडु पे और कर्नाटका के, तो वो भी इन्फ्लेशन में जाके जुड़ेगा, वो भी महंगाई में जाके जुड़ेगा, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने से टैक्स दिया है, ट्रैवलिंग टैक्स दिया है, तो इन्फ्लेशन में जुड़ेगा। अब जो जवाब मैं दूंगा बड़े ध्यान से सुनना उसका। जी। इस सरकार ने ये माना कि हमें रोड्स को बड़ा अच्छा करना है, एयरपोर्ट्स को अच्छा करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना है, नंबर 1। दूसरा, इन्होंने कहा हमें टॉयलेट बनाने हैं और हमें जो है प्रधानमंत्री आवास योजना देनी है। इसके अलावा जो कोरोना आया उसमें जो भूखमरी आई उसके लिए भी इन्होंने कहा कि हमें उनको राशन फ्री देना है। हाँ। और फिर इन्होंने, बीजेपी ने क्या किया कि ये कह के कि जो वैक्सीन है उस पर भी 1 लाख करोड़ तक खर्चा हो चुका है ऑलरेडी, तो वो भी हमें इसी तेल के माध्यम से निकालना है। हाँ। ये सारे खर्चे निकालने हैं। अब जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, जब एक व्यक्ति कहते हैं कि ये गरीब है, उसको फिर झोपड़ पट्टी में तो पहले ही रह रहा है। आवास योजना कितनी बनी है अब तक? 2-2.5 करोड़ बने हैं आवास, और कितने रह रहे हैं ये कहीं किसी को पता नहीं है, क्योंकि विलेजेस के अंदर जिनका मकान कच्चा था उनको 1,35,000 देकर उनका 2 कमरे का मकान बना दिया गया है। ठीक है। वो तो वहीं रह रहे थे, पहले भी रह रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा ये गलत काम है या ठीक काम है। अब उस व्यक्ति की हालत देखो। इन्होंने ये कहा कि उनको 100 रुपए का राशन दिया जा रहा है। 5 किलो गेहूं 20 गुणा में 5 100 रुपए का आता है। अगर उस व्यक्ति को 7% का इन्फ्लेशन सहना पड़ता है, और जो फुटकर दाम है, ये तो स्टैटिस्टिक्स है कि इन्फ्लेशन की दर 6.1% है, परंतु जब उसको प्रैक्टिकली देखेंगे, क्योंकि कोई भी दुकानदार सोचेगा मेरे को तो मौका है, टूथपेस्ट का रेट बढ़ा दे, तो दाल के रेट बढ़ा दे, तो चावल के बढ़ा दे, क्योंकि लोगों ने 100-100 200 ग्राम लेनी है दाल, तो उसको जो रेट पड़ रहा है वो 100 की जगह 106 नहीं पड़ रहा, इन्फ्लेशन के दर से नहीं पड़ रहा, उसको वो 112-113 रुपए पड़ता है। जब उसको 112-113 रुपए पड़ता है तो उसकी जो आय है, क्योंकि इनको न्यूनतम वेजेस का पता नहीं है, न्यूनतम वेजेस सिर्फ रेलवे में लागू हो पाई है, बाकी जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, वो उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा। मिनिमम वेजेस जो रेलवे का वर्क है, जो गवर्नमेंट का है, उस पे लागू हो रहा है, बाकी कहीं नहीं लागू हो रहा। अब जो है उस व्यक्ति की जो आय है वो लिमिटेड है। रूरल एरिया के अंदर जो फार्मर की इनकम है वो 27 रुपए पर डे है। और जो लोग फार्म वर्कर्स है उनको आप 150 रुपए दो, 200 दो, 250 दो, क्योंकि मनरेगा में भी रोजी जो है वो 210-220 रुपए से ज्यादा कहीं नहीं है। ठीक है। अब एक व्यक्ति जो परिवार के लिए 200 या 250 रुपए कमाता है, 100 रुपए के पीछे 112 रुपए उसको पड़ रहे हैं, तो वो अपनी जो आय है उसको वो कैसे फैलाए
कि जो उसकी कमोडिटीज हैं, उसके बच्चे के लिए दूध है, अंडे को तो छोड़ो, उसके बच्चे के लिए सैरिलैक है, उसके बच्चे के लिए और कोई खाने पीने की वस्तुएं हैं, कपड़े लत्ते सब कुछ है, वो ये जो उसको 25 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, वो कहां से लाए? इसीलिए वो कटौती करते हैं, इसीलिए जो कुपोषण है इंडिया में सबसे ज्यादा है, इसीलिए गरीबी सबसे ज्यादा है। और ये जो गरीबी है, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं, ये इन्हीं की देन है, क्योंकि सेल्फ स्टाइल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बना लिया है। सड़कें बनाते रहेंगे, उनकी फोटो जो है ऊपर लगा देंगे एयरपोर्ट पर और हाई रोड्स पर। ये देखिए काशीपुर एक्सप्रेस है। मैं अब इस बात का जवाब विजय जी आपसे लूं, मैं आपसे इसका जवाब लूंगा कि आप इस पर अपनी बात क्योंकि रखें, लेकिन उससे पहले एक दर्शक है हमारे साथ, मोहन बाबू अरोड़ा, कोटा राजस्थान से, वो अपनी बात कुछ कहना चाहते हैं। मोहन बाबू, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रख सकते हैं आप। हाँ जी सोचिए जी, बोलिए, हम सुन रहे हैं, आप बताएं। हाँ, ये तो हाँ 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 ऐसा है सर, न तो राजस्थान गवर्नमेंट न सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों सरकार किसी भी मध्यम वर्ग के परिवार पे कोई ध्यान नहीं दे रही। मध्यम वर्ग परिवार इतना पिस रहा है आज, महंगाई की इतनी मार है उन पर कि आदमी जो इनकम टैक्स नहीं देता है उसको कोई सुविधाएं नहीं दी जाती। कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट किसी भी प्रांत की हो, मध्यम वर्ग परिवार पर ध्यान दिया जाए। गरीबों को तो बहुत कुछ है, लेकिन मध्यम वर्ग किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकता। आज मध्यम वर्ग बड़ा पिसा हुआ है। मेरे पास कई बंदे आते हैं, कहते हैं अरोड़ा जी क्या करें, किसके आगे हाथ फैलाएं? वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते। ये बड़ा सवाल करके सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी गवर्नमेंट है, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मध्यम वर्ग परिवार को निजी सहायता दिया जाए। जो गरीबों को मकान दिया जाता है, मध्यम वर्ग जब से पैदा हुआ है उसके बाद मकान नहीं है तो उसको मकान दिया जाए। ठीक है, चलिए, ये एक बड़ी चिंता का विषय है। मोहन बाबू अरोड़ा, आप जुड़े, आपने अपनी बात रखी। विजय खैरा साहब, एक सवाल के साथ ही आपके पास आ रहा हूँ। और सड़क बन रही हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसका पैसा टोल टैक्स के माध्यम से आम व्यक्ति ही देता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट सरकार दे देती है। ठीक है, इसके अलावा मुफ्त राशन आप देने की बात कर रहे हैं, लेकिन मुफ्त राशन लेकर 1000 रुपए के सिलेंडर पर उसे पका करके खाना, उसका मजा कुछ और ही होगा। शायद वो लोग जान सकते हैं जिन्हें मुफ्त का राशन मिल रहा है, या उसकी उसको दर्द को भी समझ सकते हैं कि उस मुफ्त के राशन को 1000 रुपए के सिलेंडर के उस गैस के ऊपर बनाने का क्या मजा है। खैरा साहब, आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूँ, आप बताएं। अभी आदरणीय बोल रहे थे, क्या नाम उनका? RK आर्या जी हैं, अर्थशास्त्री। आर्या जी ने बस एक बात ठीक नहीं बताई, एक तरफा पिक्चर की बात करते रहे भाजपा की, पर ये इस समय ये भूल गए कि खाली इकोनॉमिक का सवाल नहीं है, इस समाज का भी सवाल है, आदमी के जीने का भी सवाल है, खाली वही सवाल नहीं है। ये 65 साल का सारा इतिहास भूल गए, एक मिनट में कह के बैठ गए। ये इससे ये बात कुछ ठीक नहीं लगी। अब जरा सुनिए ध्यान से। ये कह रहे मकान और टॉयलेट बनाए, इनको ये मालूम ही नहीं है कि औरतें जब 4 बजे उठ के जाती थी बाहर लोटा लेके, वो बदल गया है। इनको ये मालूम ही नहीं है कि रेलवे से जब हम निकलते थे स्टेशन पर बाहर सर सुनिए एक मिनट, जब हम झांकते थे बाहर तो हजारों लोग सवेरे शौच करते हुए मिलते थे। अरे सुन लो तो आप पहले एक मिनट। अरे सब वो एक बार बोल रहे हैं, सुन लेते हैं। 65 साल जो पिक्चर थी वो पिक्चर आज बदल गई है। इसकी वजह से अब बीमारियां और डायरिया दिखाई नहीं देता कहीं पर। अब जरा ये समझिएगा, आप तो 6 महीने और 4 महीने 2 महीने की बात सोचते हैं इकोनॉमिस्ट होके, आप सोचिए अगले 20 साल की बात और पिछले 60 साल की बात कि हम कहां से कहां पहुंच गए। आज घर पर छत है, लोग बाहर बैठे रहते थे पेड़ के नीचे भीगते हुए, धूप में मर जाते थे लू लग के। क्या इन सब में कमी नहीं आई है? क्या घर नहीं मिल रहा उनको चाहिए? तकलीफ है लोगों को। और महंगाई के कारण क्या आप कोरोना को भूल गए? 1 मिनट के अंदर आपने खुद ही बोला 1 लाख करोड़ रुपया लग गया कोरोना के अंदर, और मुफ्त वैक्सीन लग गई आज 1.25 करोड़ कितनी लग गई होगी, खैर एग्जैक्टली भी नहीं बता सकते, पर सबको लग गई लगभग 2 डोजेस। ये सब कितना पैसा वेस्ट होने के बाद आप इसको बेच समझ रहे हैं। आपको ये नहीं पता पहले हार्ट का वाल्व बदलने के लिए 5000 रुपया पीएम फंड से लेने में 2 साल लग जाते थे, बच्चे मर जाते थे रिमेटिक हार्ट के। आपको ये नहीं पता है कि लोग कैंसर से मर जाते थे, उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता था। आज सबको 5 लाख रुपया गया है। आप जरा जाके देखो गाँव में
किसी गांव में जाके देखो, किसी छोटे शहर में आपको मिल जाएंगे ऐसे दसियों लोग के उनका इलाज हो गया, जो ऑटो चलाते थे या जो किसान थे और बेचारे अब वो जिंदा हो गए, जिनको मरने का दिन दिखाई दे रहा था, जिनके जॉइंट्स बदले गए, हिप जॉइंट्स बदले गए। क्या सब ये कहां से आया? जस्टिफिकेशन है हम इस थोड़ी सी, महंगाई का? और ये क्या महंगाई ये भी नहीं होती, ये जस्टिफिकेशन? सब भी काम होते हैं, ये योजनाएं भी होती है, महंगाई भी क्या नहीं आती। ये जस्टिफिकेशन है? खेरा साहब, इंटरनेशनल जो विजय हमारा खेरा, पैक्ट है, विजय जी, क्या ये सब चीजें जस्टिफिकेशन है इस महंगाई का? हाँ नहीं, क्यों हम ये नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि महंगाई इसके ऊपर हमें दो कारण से पड़ी। एक ग्लोबल समस्या आई, दूसरी बात ऑयल्स की प्राइसेस सब जगह बढ़ गई। ये एग्रीमेंट पिछली सरकार में हुआ था, शायद ये बताएं आर्य साहब आप कि आप पिछली पिछली सरकार आप में ठीक है कि सर आप ठीक है, पिछली सरकार की बात आप कह सकते हैं, मैं मान लूंगा मुझे सर। उनकी बात का जवाब देना ही होगा। उनको ये बताना चाहिए था पहले कि आज महंगाई की दर क्या है, वो छुपा गई है। और पहले जब मनमोहन सिंह सरकार देके गए तब महंगाई की दर क्या थी, ठीक है सर, मैं आगे बहुत ज्यादा समय आगे इजाजत नहीं दे रहा है, नहीं तो मैं आर के आर्य जी से भी, आपसे भी और डिटेल में बात करता इस पर। और ये विषय ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल में बात होना जरूरी है। माफी चाहूंगा आर्य साहब आपसे भी कि इसका जवाब मैं आपसे नहीं ले पाया, लेकिन एक मोटे तौर पर एक चीज जरूर है सर, कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, ठीक है आप कहते हैं कि आपने हमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं या तमाम चीजें दे रहे हैं, उसके बावजूद ये चीजें जस्टिफाई नहीं करती हैं कि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है इसको नियंत्रण में लेना ही चाहिए और लेना ही होगा, नहीं तो आम व्यक्ति की कमर जो है वो टूट जाएगी बिल्कुल बुरी तरीके से कटौती करते करते। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, विजय खेरा जी, आर के आर्य जी, आप जुड़े हमारे साथ और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करी। तो महंगाई की मार हाहाकार मचा रही है और इसमें किसी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन की ज़रूरत आपको नहीं है। आप अपने घर से, अपनी जेब से ही देखेंगे, रोज़ाना के खर्चे से ही देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहाँ आपकी कमाई है और कहाँ आपका खर्च है। कितने जो आप कमाते हैं दिन भर में या महीने भर में, आप जो कमाते हैं और महीने भर में कितना खर्च कर देते हैं, उस दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितना बढ़ रहा है या वो स्टेबल है या और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है, उसे पार करने के लिए, उसे कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको समझा देंगी कि महंगाई कहाँ पर है और कहाँ आपको लेकर के जा रही है। देखते रहें, समझते रहें मसलों को और जुड़े रहें खबर फास्ट के साथ। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।